हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। 211 द्वारिका से बुलावा और आर्या की मुसीबत। शंभाला के सभी मैटर्स निपटाकर शौर्य अब बाहरी दुनिया में आ चुका था। यहां आते ही वह सीधे अपने ऑफिस पहुंच चुका था। आज ऑफिस के सामने की घटना देखकर उसे कशिश पर गर्व महसूस होने लगा। ऑफिस के अंदर आते ही उसने नागशिखा का परिचय तीनों लड़कियों से करवाया। नागशिखा ने भी उन सभी का पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया। शौर्य ने उसके बाद अद्विका को नागशिखा को मॉडर्न जमाने की चीजें और तौर तरीके समझाने का जिम्मा दे दिया। अद्विका और नागशिखा के बाहर जाने के बाद शौर्य ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो इतने दिनों से बंद था। उसने सबसे पहले उसे चार्ज किया और फिर उसे चालू करके नोटिफिकेशन चेक करने लगा। उसका मोबाइल मैसेजेस और नोटिफिकेशन से भर गया था। उसने अपना व्हाट्सएप खोला और उसके अंदर आए हुए मैसेजेस चेक करने लगा। वहां मौजूद ज्यादातर मैसेजेस कंपनी के ग्रुप के थे। उसके अंदर एक मैसेज अननोन नंबर से आया हुआ था। शौर्य ने उस मैसेज को पढ़ा और उसके माथे पर शिकन आ गई। ये नंबर उसकी मां रागिनी का था। मैसेज में उसने शौर्य को घर वापस आने के लिए कहा था और ये एक इमरजेंसी थी। उसके अलावा उसमें कुछ भी मेंशन किया गया नहीं था। शौर्य ने फिर उस मैसेज जीवन का समय देखा। ये मैसेज उसे 10 दिन पहले आया हुआ था। शौर्य ने तुरंत अपने बड़े दादाजी को फोन लगाया और उनसे द्वारिका के परिवार का हाल पूछा। बड़े दादाजी पहले तो चौंक गए, फिर उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात बता दी। अब शौर्य को ये समझ नहीं आ रहा था कि फिर उसकी मां ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा था। शौर्य इसी उधेड़बुन में वहां से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर निकल गया। घर आकर उसने जामवाल दादाजी और भाभी से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछकर उसने विराज और इशिका को कॉल कर दी। वे दोनों भी इस वक्त अपने अपने काम में व्यस्त थे। शौर्य ने फिर उन्हें ज्यादा तंग नहीं किया और फोन रख दिया। उसके बाद उसने अपने बहनों को कॉल किया। जिया और प्रिया भी इस वक्त अपने कॉलेज में थी और वो दोनों भी एकदम आराम से अपनी लाइफ बीता रही थी। और उनकी साधना बढ़ जाने की वजह से वो दोनों खुद की रक्षा करने के काबिल थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन को कॉल किया। जिया ने फोन उठाया तो उसकी आवाज थोड़ी सहमी हुई थी क्योंकि शौर्य का फोन आते ही उसे पिछली बार की घटना की याद आती थी। उसके बाद आज तक जिया ने हर उस लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए थे जो उसके पास आने की कोशिश करता था। अब जिया को कॉलेज की बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाने लगा था। शौर्य भी उसके आवाज की हिचक समझता था। फिर उसने माँ के बारे में पूछा, जिस पर जिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पिछले 10 दिनों से मम्मा हर दिन कहीं बाहर जाती है और किसी से कुछ भी बात नहीं करती। पापा भी इस बात से परेशान है। वो हर वक्त काम से घर लेट आती है और सुबह पापा से पहले निकल जाती है। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे दाल में कुछ काला लगा। फिर उसने बाकी इधर उधर की बातें की और फोन रख दिया। अब शौर्य भी थोड़ा परेशान हो चुका था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके और माँ के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे तो फिर वह उनसे सीधे बात नहीं कर सकता था। तभी शौर्य के मोबाइल पर एक और मैसेज आया। ये मैसेज मोहित राणा का था, आर्या के दादाजी का। शौर्य ने तुरंत मैसेज चेक किया तो उसमें आर्या के लापता होने की बात कही गई थी। आर्या पिछले 10 दिनों घर नहीं लौटी थी। अब शौर्य को ज्यादा देर नहीं लगी कि रागिनी और आर्या का कुछ तो संबंध है। शौर्य तुरंत विला से बाहर आया और सीधा अद्विका के पास पहुंचा। इस वक्त अद्विका नागशिखा को मुंबई शहर घुमा रही थी। शौर्य उनसे एक कॉफी शॉप में आकर मिला और फिर उसने अद्विका को सारी हकीकत बता दी। अद्विका को शौर्य को आर्या और उसके मां के लिए यूं चिंता करते देख अद्विका को बहुत अजीब लगा। उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था। अच्छा इस बात का था कि शौर्य अपनी मां के लिए चिंतित था और बुरा इस बात का कि वो आर्या की भी फिक्र कर रहा था। अद्विका को अचानक असुरक्षित लगने लगा और वो तपाक से शौर्य से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ द्वारिका आना चाहती हूँ। तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने अद्विका को अपने साथ लेकर जाने के लिए हाँ कह दी। फिर उसकी नज़र नागशिखा पर गई और वह बोला, नागशिखा अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें अपनी साधना बढ़ाने का हर वो अवसर मिलेगा, पर बस एक बात याद रखनी है कि तुम गरुड़ से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी। नागशिखा ने ये सुना तो उसने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई।
शौर्य ने भी फिर उसे आगे कुछ ना कहते हुए डायमेंशन के अंदर भेज दिया और माया को उसकी जानकारी दे दी। अब शौर्य अद्विका के साथ द्वारिका जाने के लिए तैयार था। उसने घर वापस आकर उसके द्वारिका जाने की बात बता दी और अद्विका के साथ सीधा उड़कर द्वारिका के लिए निकल गया। जब शौर्य द्वारिका पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। भगवान कृष्ण का मंदिर रात की रोशनी में उजाले से ढक चुका था। शौर्य ने यहां आते ही पहले मंदिर में जाकर अद्विका के साथ दर्शन किया और फिर बाहर आकर वह अग्निहोत्री मैंशन की तरफ निकल गया। मैंशन के गेट पर आते ही पहरेदार ने शौर्य को देखा और खुश होकर शौर्य का स्वागत किया। शौर्य अब इस घर का सदस्य नहीं था तो वह किसी मेहमान की तरह घर के मेन हॉल में आकर बैठ गया। अद्विका भी शौर्य के साथ बैठ गई। अद्विका के लिए शौर्य उसकी दुनिया बन गया था और इस परिवार ने उसके शौर्य को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था तो उसके मन में इस परिवार के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। थोड़ी देर में दीनानाथ और उसके बड़े चाचा वहां आ गए। उन्होंने भी शौर्य का खुले मन से स्वागत किया पर शौर्य ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और रागिनी से मिलने की बात कर दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दीनानाथ बोला, पिछले कुछ दिनों से रागिनी बहू घर पर देरी से आ रही है। हमें इसका कारण तो पता नहीं है, लगता है आज भी वह देरी से आएगी। ये सुनकर शौर्य खड़ा हो गया और अद्विका के साथ राणा मैंशन निकल आया। राणा मैंशन में भी शौर्य का स्वागत हुआ पर अद्विका को देखकर उनका चेहरा उतर गया, खासकर घर की औरतों का। उनकी आज भी यही इच्छा थी कि आर्या ही शौर्य की पत्नी बने पर आर्या की एक गलती उनके सपनों को तोड़कर चली गई। शौर्य ने फिर थोड़ी देर के लिए उनकी खुशहाली जानी फिर मुद्दे की बात करते हुए बोला, क्या लापता होने से पहले आर्या घर से बाहर गई थी? उसके कोई दोस्त के पास या फिर किसी इवेंट के लिए? ये सुनकर मोहित दादाजी मायूसी के साथ बोले, तुम्हारे शादी से लौटने के बाद आर्या पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। तभी से उसके सारे काम उसके छोटे चाचा ही देख रहा था। जिस दिन वह लापता हो गई उस दिन वह घर से बिना कुछ कहे तैयार होकर बाहर गई थी। पुलिस के मुताबिक उसे आखिरी बार द्वारिका के किनारे देखा गया था पर उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। शौर्य ने ये सुना तो उसने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या आपने कभी रागिनी अग्निहोत्री को उसके साथ मिलते हुए देखा था? शौर्य का ऐसा सवाल सुनकर दादाजी बोले, ऐसे कैसे हो सकता, रागिनी के साथ तो आर्या का कोई संबंध नहीं है। वो दोनों सिर्फ एक बार मिली थी जब वो दोनों एक साथ मुंबई से वापस आई थी। उसके बाद ना तो आर्या उनसे मिलने गई थी और ना तो रागिनी उससे मिलने आई थी। शौर्य को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने फिर दादा से विदा की और उनके घर से बाहर आ गया। आखिर उसने मन ही मन फैसला लिया कि वह खुद रागिनी को कॉल करेगा। उसने अपना फोन निकाला और रागिनी का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग बजने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? ये सुनकर शौर्य ने थोड़े रूखेपन से कहा, मैं शौर्य बोल रहा हूं और मैं द्वारिका में पहुंच चुका हूं। ये सुनकर दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी भरी हो गई और रुंधे गले से रागिनी बोली, शौर्य, आर्या को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। मैं इस वक्त शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी यहाँ आओ। शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत हॉस्पिटल के लिए अद्विका के साथ निकल गया। उसने राणा परिवार को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया और पहले सिचुएशन को समझना जरूरी समझा। कुछ ही देर में शौर्य हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसने कांच के अंदर से झांक कर देखा कि आर्या बेहोश बेड पर लेटी हुई है और उसका पूरा शरीर सफेद और हल्का नीला हो चुका था। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। शौर्य ने फिर रागिनी को देखा। रागिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। रागिनी को देखकर शौर्य को लगा कि वो पहले वाली घमंडी रागिनी जा चुकी है। रागिनी की वो अकड़ अब उसकी आंखों में नहीं थी, अब बस उसके अंदर सिर्फ मजबूरी और लाचारी दिखाई दे रही थी। शौर्य ने उसे देखकर कहा, क्या मुझे बताओगी कि असल में आर्य के साथ क्या हुआ था? शौर्य का सीधा सवाल सुनकर रागिनी का चेहरा उतर गया पर उसने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बोलना शुरू किया, 10 दिन पहले जब मैं शाम को ऑफिस से घर वापस आ रही थी तभी मुझे आर्या किनारे के तरफ जाने वाले रास्ते पर अजीब तरीके से चलते हुए दिखाई दी तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसके पास जाकर उसकी जांच की। उसके हाथ में एक काली शीशी थी और उसके अंदर की दवा रागिनी ने पी ली थी। मैंने तुरंत उसे हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू किया पर उसकी मरने की इच्छा बहुत ज्यादा दृढ़ थी जिस वजह से डॉक्टर ने उसके शरीर से जहर तो निकाल दिया और वह अभी भी होश में नहीं आ रही है। फिर रागिनी ने शौर्य को भरी आंखों से देखा और फिर अपने पास से एक चिट्ठी निकालकर शौर्य के हाथ में दे दी। शौर्य ने वह चिट्ठी ली और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो वहीं पर जम गया। तभी अद्विका ने वह चिट्ठी ली और पढ़ा, उसके हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे।
आर्या ने चिट्ठी में बताया था कि उसने शौर्य के घर से वापस आने के बाद वह शौर्य से उन बातों को सुनकर बहुत परेश हो गई थी। उसके बाद उसने शौर्य को पूरी तरह भुलाने के लिए फिर एक बार उसी लड़के से अपनी दोस्ती को बढ़ाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वह प्रेग्नेंट थी। जब उसने उस लड़के को खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बता दी तो वह आर्या से दूरी बनाने लगा। और शौर्य के शादी के दिन जब आर्या मुंबई आई थी वह लड़का देश छोड़कर भाग गया। उस लड़के के परिवार वालों ने भी आर्या को ही दोषी करार देकर बेइज्जत करके उसके घर से बाहर निकाल दिया था। इस अपमान को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उस दिन उसका डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया और उसने ये कदम उठा लिया। शौर्य को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या के साथ ऐसा कुछ हो सकता था। शौर्य ने अद्विका की ओर देखा तो वह भी थोड़ा शॉक हो चुकी थी। तभी डॉक्टर्स की एक टीम रागिनी के पास आए और एक डॉक्टर उसे बोला, रागिनी मैडम, जहर का असर तो खत्म हो गया था पर पेट में पल रहे बच्चे के शरीर में ये जहर जाने की वजह से वह गर्भ अब जहर की वजह से मर चुका है। हमें जल्द से जल्द उस गर्भ को आर्य की पेट से अलग करना पड़ेगा वरना वह रिकवर नहीं हो पाएगी। रागिनी और डॉक्टर्स की बात शौर्य भी वहां खड़े रहकर सुन रहा था। शौर्य ने तुरंत आगे आकर डॉक्टर्स से कहा, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए और अब एटलीस्ट आर्या को तो बचाने की कोशिश कीजिए। शौर्य की बात सुनकर डॉक्टर्स ने शौर्य को देखा और उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी और वो लोग तुरंत अपने काम पर लग गए। इधर सिस्टम से कहकर शौर्य ने उस लड़के का पता लगाया। वह लड़का इस वक्त फ्रांस के पेरिस शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। शौर्य ने अपनी उन बहनों को कॉल किया जो इस वक्त पेरिस में तैनात थी। उन्हें उसने तुरंत उस लड़के को उठाकर लेकर आने का आदेश दे दिया। उन लड़कियों ने भी तुरंत अपना काम शुरू किया और उस लड़के को पकड़ने के लिए निकल गई। शौर्य ने उसके बाद वहीं पर रुकने का फैसला किया और रागिनी को घर भेज दिया। शौर्य ने प्रताप राणा को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लिया। औरत राणा ने जब अपनी बेटी की ये दशा देखी तो उसका खून खौल गया। शौर्य ने फिर वह चिट्ठी उसके हाथ में दी और बोला, उस लड़के के परिवार को उठाकर राणा मैंशन में ले आओ, उसके बाद जो करना है वो खुद करेगा। प्रताप ने अपने आदमियों को तुरंत लगा दिया और उस लड़के के परिवार को उठवा लिया और उन्हें राणा मैंशन में लाया गया। इधर ऑपरेशन भी खत्म हो चुका था और आर्या अब खतरे से बाहर थी। पर शौर्य को इस बात का बेहद दुख था कि वह उस गर्भ को नहीं बचा पाया। शौर्य ने वार्ड में जाकर आर्या का हाथ पकड़ा और उसके शरीर की जांच की। जिसके पास धन्वंतरी का ज्ञान हो भला उसके लिए ये कौन सी बड़ी बात थे। शौर्य ने पाया कि जहर के कुछ हिस्से अभी भी अद्विका के शरीर में मौजूद थे। शौर्य ने अपनी ऊर्जा से उस सारे जहर को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने आर्या को एक गोली खिलाई जिस वजह से उसका पूरा शरीर फिर एक बार पहले की तरह नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद जब आर्या को पूरी तरह होश आया तो उसने शौर्य को आमने सामने खड़ा पाया। शौर्य को देखते ही उसने अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। शौर्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम एक इंसान हो आर्या और तुमसे गलती होना आम बात है, लेकिन उस गलती को सुधारने की बजाय उसके सामने झुककर खुद को खत्म करने की कोशिश करना सही बात नहीं है। और तुमने जो किया वो एकदम गलत बात थी। शौर्य की बात सुनकर आर्या को अपने किए पर बहुत रिग्रेट हुआ, पर अब बात हो चुकी थी तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी शौर्य ने उसे कहा, डॉक्टर्स ने तुम्हें तो बचा लिया पर तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को वो बचा नहीं पाए। ये सुनकर आर्या को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके हिसाब से वह बच्चा एक भूल का प्रतीक था और उसके मरने से उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब क्या करेगा शौर्य उस लड़के के परिवार के साथ जिसने आर्या के साथ ये सब किया था? क्या आर्या उभर पाएगी इस सदमे से? क्या शौर्य रागिनी की इस बात पर उसे माफ करके अपनी मां का दर्जा उसे वापस दे पाएगा? क्या होगा अद्विका का रिएक्शन? 212 जैसी करनी वैसी भरनी। द्वारिका शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर आर्या हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर रो रही थी। उसे रह रहकर एक ही बात याद आ रही थी कि कैसे उसने शौर्य को गलत आंका और कैसे उसने अपने नए साथी को सही समझा। उसे पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन ही गलत फैसलों से भरा पड़ा है। इधर पेरिस शहर के अंदर इस वक्त दोपहर का समय हो चुका था और एक आलीशान मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप फ्लोर पर कैंटीन में बैठकर एक नौजवान एकदम बेफिक्र होकर कुछ यूरोपियन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी उसे सामने से एक बेहद खूबसूरत लड़की चलती हुई उसके तरफ आ रही थी। उसने एकदम टाइट ड्रेस पहनी हुई थी जिस वजह से उसके शरीर के सारे उभार स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उस लड़की की चाल वहां मौजूद सभी लोगों को मदहोश कर रही थी। उस लड़की के बाल खुले थे और एकदम नर्म और मुलायम लग रहे थे। उसके लंबे काले घने बाल उसकी पीठ पर नागिन की तरह नाच रहे थे।
वह लड़की बड़ी ही नजाकत से चल रही थी और वह उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़के को देखा और बोली, हेलो हैंडसम, मेरा नाम लीना है और मैं भारत से हूँ। जब मुझे पता चला कि आप भी भारत से हैं तो मैं सीधा आपसे मिलने यहाँ आ गई। उस लड़के ने भी तुरंत अपना हाथ आगे करते हुए कहा, ओह हेलो मिस लीना, आपका इस कंपनी में स्वागत है। मेरा नाम आलोक सिंह है और मैं भी कुछ ही दिनों पहले यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप भी भारत से यहाँ आए हैं। प्लीज आप बैठिए ताकि हम ढेर सारी बातें कर सके। ये सुनकर लीना ने एक अट्रैक्टिव मुस्कान बिखेरी और बोली, मिस्टर आलोक, कैसा रहेगा अगर हम कंपनी के बाहर उस रेस्टोरेंट में जाकर बात करें? इससे हमारा लंच भी हो जाएगा और इस भीड़ भाड़ से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। मुझे ये गोरे लोग ज्यादा पसंद नहीं है। ये सुनकर आलोक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, जैसे लीना ने उसके मन की बात कही हो। लीना और आलोक अगले ही पल ऑफिस के बाहर मेन रोड पर पहुंच गए, पर तभी एक काले रंग की वैन वहां आए और अगले ही पल आलोक को उस गाड़ी के अंदर खींच लिया गया। कुछ ही देर में वह गाड़ी हवा की रफ्तार से गायब हो गई। अगले ही पल वह गाड़ी पेरिस के एयरपोर्ट पर नजर आए और वहां एक प्राइवेट जेट खड़ा था। लीना और कुछ और काले कपड़े पहनी हुई लड़कियां आलोक को प्लेन के अंदर डालकर उसे वापस भारत लेकर पहुंच गई। इधर उसी रात राणा मैंशन के अंदर प्रताप और रुद्र सामने बैठे एक परिवार को देख रहे थे। ये उसी लड़के यानी आलोक का परिवार था। तभी मोहित दादाजी हाथ में अपनी पुराने जमाने की डबल बैरल वाली लंबी बंदूक हाथ में पकड़कर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बंदूक आलोक के पिता के सिर पर रखी और बोला, लगता है राणा परिवार का इस शहर से खौफ कम हो गया है, जिस वजह से कोई भी आकर हमारी बेटी के जिंदगी के साथ खेलकर चला जा रहा है। ये सुनकर आलोक के पिता के हाथ पैर ठंडे हो गए। तभी प्रताप ने आर्या की फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? तभी आलोक की मां ने उसे देखा और बोल पड़ी, ये लड़की, ये तो वही कॉलगल है जिसे मेरे बेटे ने प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन हमने तो उसे उसी दिन हमारे घर से हकाल दिया था। अपनी पोती के लिए ऐसी बात सुनकर मोहित दादा का दिमाग पूरी तरह घूम गया और उन्होंने अगले ही पल बंद की नली उस औरत के सिर पर रख दी और गोली चला दी। उस औरत का सिर तरबूजे की तरह फैट गया और उसका बेजान शरीर नीचे लुढ़क गया। तभी मोहित दादाजी दांत पीसते हुए बोले, पोती है वो मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कॉलगल कहने की? तुम जैसी औरतें इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। तभी आलोक और उसकी बहन अब डर के मारे रोने लगे थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि उन्होंने गलत परिवार की बेटी को छेड़ा था। इधर अस्पताल में आर्या अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने फिर एक बार शौर्य से पूरे दिल से माफी मांगी और उसका शुक्रिया किया। शौर्य ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर डॉक्टर से कहकर उसका डिस्चार्ज ले लिया। फिर उसने अपना फोन निकालकर रागिनी को आर्या के ठीक होने की बात बता दी और उसे निश्चिंत रहने के लिए कह दिया। जब रागिनी ने शौर्य को उसे चिंता ना करने की सलाह देते हुए सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसने फोन रख दिया और खुशी से अपने बेड पर जाकर बैठ गई। वो अभी भी अपने बेटे की तस्वीर को मोबाइल में देखे जा रही थी। तभी दुष्यंत कमरे में चला आता है और रागिनी को देखता है, जो इस वक्त मोबाइल को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसने रही से पूछा, क्या बात है, तुम तो आज बड़े अच्छे मूड में दिख रही हो। ये सुनकर तुरंत रागिनी ने सिर उठाकर दुष्यंत को देखा और बोली, आपको पता है अभी शौर्य का मुझे फोन आया था और उसने मुझे चिंता ना करने के लिए कहा। उसे मेरी परवाह है। उसने मुझे इतना ही कहा, पर इसी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए मेरे बेटे के दिल में आज भी थोड़ी जगह है। ये सुनकर दुष्यंत भी बेमन से मुस्कुराया, पर उसने अपनी पत्नी की खुशी को देखकर आगे कुछ नहीं कहा। उसे भी अच्छी तरह पता था कि उसका बेटा कभी भी अपना मन नहीं बदल सकता। इधर रात के 11 बजे के आसपास शौर्य आर्या और अद्विका के साथ राणा मैंशन पहुंचा। पर जब आर्या ने अपने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जिस लड़के से प्यार किया था उस लड़के का परिवार उसके घर के अंदर अपने घुटनों पर बैठा था और वही एक बिना सिर की लाश पड़ी थी। उसने उस लाश को तुरंत पहचाना, ये आलोक की मां की लाश थी। उसे आज भी याद था कि आलोक उसके मां से बहुत प्यार करता था, पर उसकी मां बहुत ही ज्यादा मुनहफिट और एहसान फरामोश औरत थी। और जब आर्या ने अपने दादाजी के हाथ में वह बंदूक देखी तो वह समझ गई कि इसे उसके दादाजी ने कुछ तो कहने पर ही मारा होगा। तभी आर्या की मां और चाची वहां आए और वो आर्या से गले लगकर रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। इतने दिनों तक उन्हें लग रहा था कि शौर्य की शादी के बाद वह इस तरह से नाराज थी, मगर असली वजह कुछ और ही थी। अपने घर के सभी लोगों से मिलने के बाद आर्या वापस अपने कमरे में चली गई। उसे अच्छे से पता था कि अब शौर्य इन लोगों के साथ क्या करने वाला है।
जैसे हो वह जाने लगी तभी उसकी चाची उसके सामने आए और उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ आर्या, तुम्हें इसे अपनी आंखों से देखना ही पड़ेगा। तुम्हें आज तक लगता था ना कि कोई दयालु है तो वह दिल का अच्छा होता है और कोई हिंसा करता है तो वह बुरा होता है, तो आज तुम अपनी खुली आंखों से इन लोगों को देखो। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। और वह औरत तो तुम्हें कॉलगर्ल कह रही थी। अपनी चाची की बात सुनकर आर्या अपना मन मारकर वहीं रुक गई। इधर शौर्य ने भी अब अपने सामने बैठी बाप बेटी की जोड़ी को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर वह उस आदमी से बोला, क्या ये आपकी बेटी है? शौर्य का सवाल सुनकर वह आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी जी ये मेरी छोटी बेटी है। उसका जवाब सुनकर शौर्य उस आदमी से बोला, तो आप भी एक बेटी के पिता है, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो फिर जरा सोचो कि अगर कोई लड़का आपकी इसी बेटी को बहला फुसलाकर प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद वह उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है तो आप उस लड़के को कौन सी सजा दोगे? शौर्य का ये सवाल सुनकर आलोक के बाप को अच्छे से पता था कि उसका जवाब उसके बेटे की किस्मत तय करने वाला है और साथ ही साथ उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी भी इस वक्त बंदूक की नोक पर है। उसने फिर वे गहरी सांस ली और बोला, मैं उस लड़के को पहले तो समझाता, अगर वो फिर भी ना मानता तो मैं पुलिस में शिकायत कर देता। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने तुरंत अपनी हंसी रोक दी और उस आदमी के पास अपना चेहरा के जाते हुए बोला, गलत, तुम सबसे पहले उसके चार पैर तोड़ देते या फिर तुम उसे जान से मार देते। शौर्य की बात सुनकर आलोक के पिता की हालत अब खराब होने लगी थी। उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी बीवी को आर्या के लिए सिर्फ अपशब्द इस्तेमाल करने पर अपनी जान गंवाते हुए देखा था और उसके बेटे ने तो पाप किया था। तभी मोहित दादाजी आलोक के पिता को देखकर बोले, तुम्हें पता है, आज से 10 दिन पहले मेरी पोती ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो तो शुक्र है कि जिले की कलेक्टर साहिबा ने उसे खुद सेंट्रल हॉस्पिटल में समय पर एडमिट किया, वरना आज हमने हमारी बेटी का मरा मुंह देखा होता और हमें उसकी मौत का कारण भी पता नहीं चलता। इसी बीच उसके पेट में पल रहे उस बेगुनाह बच्चे की जान चली गई जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी। मोहित दादाजी की बात सुनकर आलोक के पिता भी शौक होकर आर्या की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हावड़ा था कि उसके बेटे और उसके परिवार के लोगों की वजह से आर्या की जान जाते जाते बच गई। उन्हें लगा था कि आर्या इस बच्चे को आलोक के जाने के बाद एबॉर्ट कर देगी, पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। अब उसे पता चल चुका था कि उसका बेटा अगर वो भविष्य में भारत वापस आता है तो राणा परिवार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके इस सोच के प्रवाह को खंडित करते हुए उसे कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। तभी उन गाड़ियों से काले कपड़े पहने कुछ लड़कियां उतरते हुए नजर आए और उन्होंने एक आदमी को बड़े ही बेदर्दी से घसीट कर लाया था। उन्होंने दरवाजे पर आते ही उस आदमी को उछालकर अंदर फेंक दिया और शौर्य को देखकर थोड़ा झुककर नमस्कार किया और वो वहां से चली गई। शौर्य ने टेबल पर रखा पानी का मग उठाया और सारा पानी उस आदमी के थोबड़े पर मार दिया। पानी गिरते ही वह आदमी होश में आ गया और अपनी चारों तरफ देखने लगा। जब उसने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसकी नज़र कोने में खड़ी आर्या पर गई तो उसे अचानक डर का एहसास हुआ। तभी उसे अपनी कान में उसके बहन की आवाज आई, भैया हमें बचाओ, ये लोग बहुत खतरनाक है, इन्होंने माँ को भी मार डाला है। उसकी बहन की आवाज आते ही आलोक ने उसकी बहन की तरफ देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके बगल में अपने पिता को भी घुटनों के बल बैठा देखा। लेकिन जब उसकी नज़र बगल की बिना सिर के लाश की तरफ गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जैसे लड़के के लिए अपना परिवार ही सब कुछ था और वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इस वक्त उसकी माँ की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी थी। उसके आंखों में खून उतर आया और वह एकदम से गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? उसका ये सवाल खत्म होते ही एक गोली चलने की आवाज हुई और फिर एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, ऐसे। ये आर्या की चाची थी जो एक पुलिस वाली थी, और जब उसने आलोक को देखा तो उसका गुस्सा बाकी लोगों से पहले फूट पड़ा था। उसने चलाई हुई गोली आलोक के घुटने को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई थी। आलोक को असहनीय दर्द महसूस हुआ और वह जमीन पर घुटना पकड़कर बैठ गया। अपने बेटे की हालत देखकर उसका पिता दर्द भरी आवाज में बोला, आलोक ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने आर्या के साथ जो किया उसकी यही सजा है। अब तुम ऐसे चिल्लाकर कुछ नहीं कर सकते हो। जब आलोक के कानों पर अपने पिता की आवाज पड़ी तो वह अपना दर्द भूलकर आर्या को देखने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, आर्या मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मेरी माँ की मौत कैसे हो सकती है? भूलो मत उस रात तुमने ही इस बात के लिए मुझे सहमति दी थी।
उसकी ऐसी बात सुनकर आर्या के आंखों में आंसू जम गए। तभी एक थप्पड़ की आवाज सुनाई दी और रुद्र चाचा बोले, हाँ उसने तुम्हें सहमति दी थी, मगर उसके प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने उसकी जिम्मेदारी से इनकार कैसे किया? क्या तुमने उसके साथ शादी का वादा नहीं किया था? रुद्र अंकल की बात सुनकर आलोक झल्लाते हुए बोला, मैंने थोड़े ही इसे कहा था प्रेग्नेंट होने के लिए। ये उसकी गलती थी। ऊपर से मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की ऑफर मिल गई थी, तो मैं अपने करियर के आगे इसे कैसे चुन सकता था? अब आलोक की बातें सभी को अधिक से अधिक गुस्सा दिलाने लगी थी, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा तो अद्विका को आया हुआ था। अद्विका ने आगे आकर आलोक के सीने में ऐसी लात मारी कि उसकी सारी सीने की हड्डियां चूर चूर हो गई और आलोक फर्श पर लगभग दफन हो गया। उसके शरीर के नीचे की फर्श के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और अद्विका गुस्से से उसे देख रही थी। भगवान, जो लोग औलाद मांगते हैं उन्हें जल्दी नहीं देता, और तुम्हें मिली तो उसे तुमने ठुकरा दिया। तुम्हें पता भी है कि ये आर्या राणा एंटीक की मालकिन थी और वो तुम्हें जिंदगी भर घर पर बिठाकर खिला सकती थी और तुम्हें बस उसके साथ प्यार से रहना था और उसे खुश रखना था। पर तुमने उसे ठुकरा कर एक कंपनी की नौकरी चुनी। तुम जैसा अकल से अंधा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अद्विका गुस्से से उसे अपने पैर से दबाते हुए बोल रही थी। इस वक्त आलोक की जान लगभग निकल चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी अद्विका ने उसके सीने पर फिर एक बार जबरदस्त लात मारी और आलोक का पूरा सीना फट गया और उसके शरीर से उसकी जान निकल गई। पूरे कमरे में शांति फैल गई। आर्या, जो अद्विका के गुस्से को देख रही थी, उसे अब पता चल रहा था कि क्यों अद्विका शौर्य के लिए एक परफेक्ट मैच थी। अद्विका शौर्य से ज्यादा आक्रामक और क्रूर थी। उसके लिए गलत गलत होता है और सही सही बिल्कुल शौर्य की तरह। इधर आलोक के मरने के बाद उसके पिता और बहन को बिना कुछ किए राणा परिवार ने छोड़ दिया। आलोक के पिता अपने बेटे और पत्नी की लाश को दुख के साथ लेकर चले गए, पर अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा परिवार के खिलाफ कुछ कहे। इधर अद्विका का गुस्सा भी शांत हो चुका था। फिर उसने आर्या को देखा और बोली, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। अगली बार इंसान को पहचानना सीखो, वरना घर से बाहर निकलना बंद करो, और इसके बाद मेरे पति को तुम्हारी वजह से कोई फालतू की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अपने माँ बाप से हर बात को शेयर करना जरूरी होता है। अगर इस बार तुम मर जाती तो राणा परिवार सिर्फ मेरे पति को इस बात के लिए जिम्मेदार मानता। आर्या ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके बाद अद्विका ने शौर्य का हाथ बड़े ही अधिकार के साथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। अब आगे शौर्य क्या करने वाला है? क्या शौर्य अब कली को मारने की कोई योजना बनाने वाला है? क्या कोई और ही मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? 213 वेस्टर्न फ्रंटियर। आसमान में बड़े बड़े पंख वाले ड्रैगन्स उड़ रहे थे और जमीन पर आग बरसा रहे थे। जमीन पर दो गुट आपस में पारंपरिक हथियार लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध में भिड़ गए थे। हर तरफ जाते हुए लाशों का ढेर लगा हुआ था। इन दोनों गुटों के कपड़े और कवच उनकी पहचान साफ साफ बता रहे थे। यहाँ मौजूद लोगों में से जिन लोगों ने चांदी और सोने के रंग के कवच और चिलखत पहनी थी, वे सभी लोग खुद को गर्व के साथ नाइट्स कहते थे। उनके खिलाफ लड़ने वाले सभी लोग खुद को बड़े ही शान के साथ खुद को आधे दानव कहते थे और उन्होंने काले रंग के कवच और हथियार धारण किए थे। इस युद्ध को देखकर लग रहा था कि नाइट्स का पगड़ा भारी पड़ रहा था। दोनों तरफ के लोगों में भी अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो नाइट्स थे वे सब लोग अंग्रेजों की तरह गोरी चमड़ी के लोग थे, तो आधे दानव इंसान दिखाई दे रहे थे, पर उनके शरीर पर दानवी आभा थी। कुछ दानव वैम्पायर थे तो कुछ भेड़िया मानव थे। इन दोनों में अंतर तो था, पर वह फिर भी दानव श्रेणी में ही गिने जाते थे। तभी नाइट्स ग्रुप के लोगों को एक बड़े भोंगे की आवाज सुनाई देती है और वो लोग लड़ना बंद करके पीछे हटना शुरू कर देते हैं और पीछे खड़े आरक्षित सैनिक युद्ध में मैदान में उतर जाते हैं। थके हुए नाइट्स जब वापस आते हैं तो उन्हें एक एक बोतल पकड़े जाती है। बोतल पकड़ा ही वो लोग उस बोतल के अंदर का पानी पी लेते हैं। वह पानी पीते ही वो लोग तुरंत अपनी खोई हुई शक्ति वापस हासिल करते हैं और एक बार और इस युद्ध में जुट जाते हैं। उन्होंने अभी अभी संजीवनी दवा पी थी, जो कि शौर्य का ही आध्यात्मिक पानी था। इन नाइट्स और आधे दानवों के बीच का युद्ध निर्णायक मोड़ पर आकर रुका था। तभी आसमान में उड़ रहा आग उगलता हुआ काला ड्रैगन सभी के सामने आ जाता है। उस ड्रैगन के ऊपर एक काले लिबास और कवच पहना आदमी खड़ा था। उसकी शरीर की डरावनी आभा किसी भी आम इंसान को खत्म करने के लिए काफी थी। तभी नाइट्स की ओर से एक ड्रैगन ए जाता है। ये ड्रैगन लाल रंग से जगमगा रहा था। उस लाल रंग के ड्रैगन के ऊपर सुनहरा कवच पहने एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक लंबी और चौड़ी दमिश्कस तलवार थी। उसने उस आदमी की ओर अपनी तलवार की और बोला, इस पवित्र धरती पर तुम जैसे दानवों के लिए कोई जगह नहीं है।
दफा हो जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा दानव कबीला तुम्हारी लाशें भी नहीं ले जा पाएगा। उस नाइट की बात सुनकर वह आधा दानव उसे देखकर हंसता है और कहता है, हमारे मालिक इस पूरे दुनिया के स्वामी है। वो जहां जाते हैं वो जगह उनकी हो जाती है। तुमने खुद को अच्छे से दुनिया की नजरों में छुपा कर रखा था, पर क्या करे, ये तुम्हारी बदकिस्मती है जो इस जगह को हमने खोजकर निकाल लिया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। वह नाइट जब ये बात सुनता है तो वह अपनी तलवार हवा में उठाता है और अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा को एकत्रित करता है। उसकी सारी ऊर्जा उसकी तलवार में समा जाती है और फिर पूरी ताकत साथ वह चिल्लाते हुए कहता है, ऑर्डर ऑफ लाइट। उसके ऐसा कहते ही सुनहरी रोशनी से भरा प्रकाश स्तंभ असमान से उस काले ड्रैगन के ऊपर आकर गिर जाता है। काला ड्रैगन उस प्रकाश स्तंभ के हमले से खुद जैसे तैसे बचाता है, पर उस स्तंभ का कुछ हिस्सा उस ड्रैगन को छू जाता है और उसके बड़े से पंख में छेद हो जाता है। काला ड्रैगन गुस्से से भर जाता है और वह सामने वाले लाल ड्रैगन के ऊपर सीधे हमला कर देता है। इस हमले में काला ड्रैगन अपने मुंह से भयानक आग की लपटें निकालकर लाल ड्रैगन के ऊपर बरसा देता है। लाल ड्रैगन भी इसके जवाब में आग की लपटों से हमला कर देता है। दोनों ड्रैगन्स की आग एक दूसरे से टकरा जाती है और वहां पर प्रचंड विस्फोट हो जाता है। दोनों ड्रैगन हवा में पीछे उड़ जाते हैं। एक दूसरे पर होने वाले इन हमलों की चिंता बिना किए ही दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर भी ऐसे ही हमले कर देते हैं। तभी काले ड्रैगन का योद्धा अचानक एक हरे रंग का तरल उठाकर हवा में फेंक देता है और जब वह तरल का बर्तन जो किसी टेस्ट ट्यूब की तरह दिख रहा था वह नाइट्स के हिस्से में पहुंच जाता है, काले ड्रैगन के ऊपर सवार दानव एक छोटा सा खंजर उस पर फेंककर मारता है और वह टेस्ट ट्यूब फट जाता है। टेस्ट ट्यूब की फटते ही हर तरफ एक हरे रंग का धुआं फैल जाता है। वह धुआं जहां जहां फैलता है वहां वह के हवा जहरीली हो जाती है। जिन नाइट्स ने इस जहरीली हवा के अंदर सांस ली वह तुरंत जहर की चपेट में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अचानक दानवों का पगड़ा फिर एक बार भारी पड़ने लगता है। सारे नाइट्स खुद जान बचने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग करते हैं और तीव्र हवा का बवंडर वहां पर प्रकट हो जाता है। ऐसा होते ही हवा में फैला जहर दानवों की तरफ चला जाता है। अब इस जहर की असर से दानव भी बेहोश होने लगते हैं। अब फिर एक बार दानव और नाइट्स एक समान स्तर पर आ जाते हैं। तभी असमान से कुछ काली परछायां अचानक उस युद्ध मैदान में प्रवेश करती है और सामने हवा में उड़ रहे काले ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। उनके इस अचानक हमले की दानवों ने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी और उनके इस हमले में दानवों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देखते ही देखते ये काली परछायां उस मैदान में कहर बनकर टूट पड़ती है और सामने आने वाली हर वो अर्धदानव आदमी उनके हाथों मौत के घाट उतर जाता है। अचानक इस भयानक युद्ध का पासा पलट जाता है। तभी वह काली परछायां रुक जाती है और सभी नाइट्स उन्हें आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। उनके सामने जो काली परछायां थी वो कोई और नहीं शौर्य की वही बहनें थी जिन्हें उसने कली के पीछे भेजा था। जब नाइट्स ने उनके चेहरे देखे तो वो सब हैरान हो गए। ये सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, साथ ही उनके चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि वे सब भारतीय मूल की है। उन सभी ने एक जैसे काली टाइट कपड़े पहने थे जो उनके शरीर से एकदम चिपके हुए थे, लेकिन उनके खूबसूरत होने के बावजूद उनसे एक खूनी आभा निकल रही थी जो वहां खड़े नाइट्स के दिल में उनके प्रति डर पैदा कर रहा था। इन सभी लड़कियों को इस वक्त लीना लीड कर रही थी। उसके हाथ में कुछ बॉक्स तैर रहे थे। उसने जब देखा कि काला ड्रैगन अभी भी जिंदा है तो उसने अपने हाथ में रखे 4 बॉक्स उस ड्रैगन की तरफ फेंक दिए। उन बॉक्स के अंदर से 4 विशालकाय डेथ गॉड निकले। डेथ गॉड को देखकर नाइट्स भी सकते में आ गए। उन्होंने अपनी तलवारें कसकर पकड़ी। नाइट्स का कमांडर भी अपनी जगह लेकर खड़ा हो गया। तभी लीना ने नाइट्स कमांडर को देखा और बोली, हम भारत से आए हुए साधक हैं और हम यहाँ नाइट्स लीजियन को मदद करने आए हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। लीना की बातों में सच्चाई थी। नाइट्स कमांडर ने फिर अपने गार्ड्स नीचे कर दिए। तभी एक जोरदार दहाड़ के साथ वह काला ड्रैगन जमीन पर गिर गया और उसके ऊपर सवार दानवों का कमांडर घायल हो गया था। एक डेथ गॉड ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे लीना के पास लेकर आ गया। दानवों का कमांडर कोई आम दानव नहीं था, वह एक किंग रैंक का वैम्पायर था। उसकी ताकत एक संत स्तर के योद्धा के बराबर मानी जाती थी, मगर यहाँ लीना और उसके साथी भी संत स्तर के योद्धा ही थी। तभी कुछ और ड्रैगन की चीखें सुनाई दी और काला ड्रैगन उन डेथ गॉड के पेट का भोजन बन गया। एक विशालकाय जीव सभी की आंखों के सामने इन डेथ गॉड का भोजन बन गया था। लाल ड्रैगन ये नजारा देखकर ही डर गया था। नाइट्स के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी सारे डेथ गॉड अब बचे हुए आधे दानव सैनिकों की तरफ मुड़े। डेथ गॉड्स को अपनी ओर आते देखकर सारे अर्ध दानव सैनिक यहां वहां दौड़ने लगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, पर उनकी डेथ गॉड के सामने एक भी नहीं चली।
कुछ ही देर में पूरा का पूरा जंग का मैदान दानव रहित बन गया। तभी लीना नाइट्स कमांडर से बोली, मुझे लगता है कि इसके बाद आपका ये आयाम कुछ दिनों तक सुरक्षित रहेगा। फिर भी मैं 2 डेथ गॉड आपके इस आयाम की सुरक्षा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर नाइट्स कमांडर खुश हुआ और फिर उसने हिचकते हुए पूछा, क्या मैं आपके लीडर का नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर लीना बोली, मुझे लगता है आप उन्हें पहले से जानते हैं। उन्हीं की दवाई के बदौलत आप इतने जोश के साथ लड़ पा रहे हैं। ये सुनकर नाइट्स कमांडर तुरंत बोल पड़ा, आपका मतलब है मिस्टर शौर्य अग्निहोत्री आपके लीडर है? ये सुनकर लीना मुस्कुराते हुए बोली, वो हमारा भाई है और हम सभी का लीडर भी। कुछ ही दिनों में वो यहाँ कली को मारने आने वाले हैं। मेरा मतलब जिन्हें आप डेमन एम्परर कहते हो। मैं आशा करूंगी कि आपके ओलंपस के अनुयायी उनकी सहायता करेंगे और आपके चच के लोगों को अपने झमेलों में नहीं खींचेंगे। ये सुनकर कमांडर को खुश हुई, पर जब चच का जिक्र आया वह एकदम से सकपका गया। फ्रंटलाइन पर नाइट्स कमांडर को सर्वोच्च माना जाता था, पर उनके ऊपर चच का नियंत्रण था। चच के रूढ़िवादी नियम कभी कभी इनके काम में हमेशा अड़चनें पैदा करते थे, साथ ही उनकी अंतर्गत पॉलिटिक्स भी बहुत ही पेचीदा थी। ज्यादातर चच के उच्च पदस्थ पुजारी किसी भी टैलेंटेड और पावरफुल योद्धा से मिलते हैं तो वो उसे अपने खेमे में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि वो उस इंसान के परिवार को मारने की भी कोशिश करते हैं। नाइट्स कमांडर जानता था इस बात को, तो उसने लीना को आश्वस्त किया कि वो चच को शौर्य के मामलों से दूर रखेगा। तभी लीना ने जो आगे कहा उसे सुनकर नाइट्स कमांडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आपको अपने चच को सुरक्षित रखना है तो एक बात याद रखो कि हमारे बॉस को उनकी हरकतों पर गुस्सा मत आने देना, वरना तुम्हारे पूरे के पूरे चच को नष्ट कर दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ये सब मैं नहीं, हमारे बॉस खुद अकेले ही कर देंगे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उन्होंने पहले ही कली को भारत में बैठकर घायल कर दिया है। फिर सोचो कि वो कितने खतरनाक है। लीना की धमकी भरी चेतावनी नाइट्स कमांडर के लिए एक बिजली के झटके से कम नहीं थी। वो मन में ही बोला, शौर्य अभी तक यहाँ आता भी नहीं, पर सिर्फ उसके यहाँ आने के ख्याल से ही मुझे इतना क्यों डर लग रहा है। लगता है इस बार चच में स्वच्छता अभियान शुरू होने वाला है। यही सोचते हुए नाइट्स कमांडर अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ गया। इधर बाकी नाइट्स भी उसके साथ चले गए। इधर लीना ने तुरंत शौर्य से संपर्क करके सारी हकीकत बता दी। शौर्य को भी ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नाइट्स ग्रुप की बिजनेस ग्रुप नहीं था, बल्कि वो एक लीजियन था जिसे दैवीय आदेश भी माना जाता था। इस वक्त ये सारे नाइट्स उस जगह पर तैनात थे जो दानवों के प्रभाव वाले क्षेत्रों की सीमा थी। इस जगह को भारतीय साधक वेस्टर्न फ्रंटियर भी कहते थे। नाइट्स ने भी अपना एक स्पेस फोल्ड करके उस प्रवेश द्वार के सामने बना लिया था। उनका मुख्य काम इन दानवों और उनके अर्ध दानवों के आवाजाही पर नियंत्रण रखना, पर कली ने उसके दानव अनुयायियों के लिए कई और रास्ते भी बनाए थे, जिस वजह से वो छोटी छोटी संख्या में बाहर की दुनिया में आ जा सकते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले नाइट्स का आयाम इन अर्ध दानवों ने भेद दिया और वो अंदर आ गए। गाफिल बैठे नाइट्स ने उनका पूरी ताकत लगाकर मुकाबला किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसी आयाम में प्राचीन रोमन देवताओं की विरासतें रखी गई है, और एक बार अगर वो दानवों के हाथ लग गई तो यहाँ दानवों के प्रभाव को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त कली घायल हो गया था और उसे जल तत्व की रोमन देवी एक्वा की विरासती छड़ी चाहिए थी। इसका उपयोग करके कली अपनी घायल आत्मा को ठीक करना चाहता था। ऊपर से हर पल शौर्य उसके दिमाग में घुसकर उसे परेशान किए जा रहा था। इसी वजह से वह इसे जल्द से जल्द नाइट्स के हाथों से छीनना चाहता था। इधर नाइट्स के चच के अंदर 2 काले साए घुस आए थे और उनकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। इस वक्त वो सभी देवी एक्वा की मूर्ति के सामने रखी उस छड़ी को देख रहे थे जो कली को चाहिए थी। उनके सामने चच का एक उच्च स्तरीय पुजारी खड़ा था और उसने उस छड़ी पर कुछ मंत्र बोले और उसे उन 2 काले सायों को दे दिया। उन काले सायों ने उस छड़ी को लिया और अपनी जगह से गायब हो गए। वह पुजारी भी वहां से गायब हो गया। इधर शौर्य ने आर्या को बचा लिया था और आलोक को उसके किए की सजा भी मिल गई थी, पर उसे रह रहकर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उस रात जब वह अद्विका के साथ अपने अग्निहोत्री मैंशन पहुंचा तो उसने अपने सामने रागिनी को देखा जो उसका ही इंतजार कर रही थी। शौर्य को भी अपनी इस मां को देखकर बहुत बुरा लगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शौर्य ने उसे देखा और बोला, तुमने आर्या के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो आज आर्या जीवित नहीं होती। शौर्य को उसे धन्यवाद देते हुए देखकर रागिनी भावुक हो गई और बोली, उसे बचाना मेरा दायित्व था, क्योंकि हम दोनों भी एक ही तरह के कर्म की मारी है। हम दोनों ने उसे ठुकरा दिया जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। हमारे पाप इस बात से थोड़े कम हो जाएंगे, बस इसीलिए मैंने उस लड़की को बचा लिया।
अपनी माँ को खुद को ऐसे जलील करते हुए सुनकर शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर जब भी उसे पिछली बातें याद आती थी तो उसका मन फिर एक बार पत्थर की तरह कठोर हो जाता था। वहीं दुष्यंत अपने कमरे के बंद दरवाजे से अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। उसके आंखों में भी आंसू थे। उसे भी वो हर पल हर लम्हा याद आ रहा था जब रागिनी शौर्य को उन अजीब निगाहों से देखती थी और वो उसे समझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त की रागिनी बहुत ही निर्दय और घमंडी मालूम होती थी। और आज जो रागिनी बाहर बैठकर शौर्य के सामने खुद के लिए खुद को ही दोष दे रही है, वो रागिनी अलग है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग से अनचाहे विचारों को उसने बाहर निकाल दिया और बोला, काफी रात हो चुकी है, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। ऊपर से आपकी सेहत भी ठीक नहीं लग रही है। शौर्य ने ये बात उसकी हालत को देखकर कही थी और उसकी ये बात रागिनी के लिए नई आशा की उम्मीद लेकर आई थी। उसके चेहरे पर एक खुशी झलक गई और वह तुरंत शौर्य की बात पर हामी भरते हुए वहां से सीधा वह अपने कमरे में चली गई। क्या कभी शौर्य रागिनी और दुष्यंत को एक मौका दे पाएगा? क्या चच के लोग कली से मिले हुए हैं? क्या शौर्य जब नाइट्स लीजियन के पास आएगा तो चच चुप बैठेगा? 214 स्कूल का गेट टुगेदर। द्वारिका का अग्निहोत्री मैंशन आज लोगों के शोरगुल से भर चुका था। सुबह सुबह घर में ऐसी हलचल सुनकर शौर्य और अद्विका की गहरी नींद खुल गई और वो दोनों तुरंत तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि घर की सभी औरतें किचन में बिजी हो गई थी। उन सबके बीच सबसे ज्यादा रागिनी आगे बढ़कर काम कर रही थी। आज उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब शौर्य ने अपनी मां का ये बदला रूप देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी अद्विका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भले आंटी ने पहले तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, पर जब से उन्होंने तुम्हें अपनाना चाहा है उन्हें हर बार तुमसे नफरत ही मिली थी, पर कल रात की तुम्हारी उनके लिए फिक्र की बातें उनके अंदर एक नई उम्मीद जगा चुकी है और उसी की उन्हें आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है। वैसे भी आंटी इतनी भी बुरी नहीं है, वरना उन्होंने 10 दिनों तक आर्या का सीक्रेटली ख्याल नहीं रखा होता। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काफी गंभीर हो गया, पर तभी अद्विका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं चाहूं कि तुम ऐसा मत करो और उनकी इस नई उम्मीद को ना तोड़ो। उन्होंने जो दर्द और तकलीफ तुम्हें 20 सालों तक दी थी, वो पूरी तकलीफ उन्होंने खुद को इन पिछले दिनों में दी है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि तुम अब अपना पूरा गुस्सा थूक दो और उन्हें अपनाओ मत, पर उन्हें ठुकराने की कोशिश भी मत करना। अद्विका की सलाह सुनकर शौर्य का गंभीर चेहरा नॉर्मल हो गया और उसने अद्विका का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे समझने के लिए शुक्रिया, वरना मैं आज भी हमेशा की तरह एक घाव और 2 टुकड़े करके यहाँ से चला जाता। अद्विका ने मुस्कुराकर शौर्य का गाल खींचा और उसके साथ नीचे उतरकर मेन हॉल में आ गई। अद्विका बाकी औरतों के साथ किचन में चली गई और वहां उनके साथ हंसकर बातें करने लगी। घर के सभी औरतों को अद्विका का ये बर्ताव बहुत अच्छा लगा। इधर शौर्य भी सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था। कुछ ही देर में दुष्यंत और उसके बैग दोनों चाचा भी वहां आ गए। शौर्य को देखकर उनकी सांसें अटक गई थी। उन्हें शौर्य से अब सिर्फ डर लगता था। तभी शौर्य ने उन्हें देखा और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। वो लोग हैरानी भरे भाव से शौर्य की इस विश का गुड मॉर्निंग कहकर जवाब देते हुए बैठ गए। तभी दीनानाथ भी अपने एक नौकर के साथ वहां आए। उनकी तबीयत भी अब एकदम चुस्त और तंदुरुस्त लग रही थी। उसके बाकी के चाचा भी अच्छी सेहत में लग रहे थे, पर सिर्फ दुष्यंत की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर आज उसके चेहरे पर भी एक तेज झलक रहा था। शौर्य ने दीनानाथ को भी ग्रीट किया और फिर बिजनेस और यहाँ वहाँ की बातें उसने उनसे पूछी, जिसका उन लोगों ने बिना संकोच के साथ जवाब दिया। तभी शौर्य ने दुष्यंत को देखा और बोला, क्या आपको कोई परेशान कर रहा है जिस वजह से आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रही है? ये सुनकर दुष्यंत को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि उसकी परेशानी की जड़ तो वो खुद है, पर फिर भी उसने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, अगर आप कहे तो मैं अभी मिनिस्ट्री में बात करके आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट दिलवा सकता हूं जहां काम का लोड कम हो। ये सुनकर दुष्यंत मन ही मन सोचने लगा, एक समय था तब मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हूं, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, वो तो सीधा मेरे काम को भी प्रभावित करने की ताकत रखता है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। ऐसा सोचने के बाद दुष्यंत ने अपने दोनों हाथ नामे हिलाए और बोला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी माया प्रमोशन होने के कारण काम को समझने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तभी अभी और विशाल दोनों भी वहां आ गए। शौर्य ने तो पहले ही उन दोनों को माफ कर दिया था, इस वजह से शौर्य ने उठकर उन्हें गले लगाया और उनकी हाल हवा पूछी। उन दोनों ने भी खुलकर शौर्य के साथ बातचीत की और फिर तभी विशाल बोला, शौर्य वैसे तुम्हारे स्कूल के दोस्तों का आज गेट टुगेदर है,
उनमें से कुछ लोग मेरे पास काम करते हैं तो उन्होंने कल ही मुझसे छुट्टी मांगते वक्त मुझे बताया था। अगर चाहो तो तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। उसकी बात सुनकर शौर्य को अपने स्कूल के दिन याद आने लगे और वह उन चेहरों को याद करने लगा जो लोग उसके साथ पढ़ते थे। कक्षा 8वीं से 10वीं तक शौर्य जिस स्कूल में पढ़ा था वो काफी अलग था। उसकी क्लास उसमें और भी ज्यादा खास थी। उसकी क्लास में कोई भी लड़कियों से बातचीत नहीं करता था। अगर कोई बात करता भी था तो वो लोग उस लड़के को पूरे स्कूल में चिढ़ाकर परेशान कर देते थे। शौर्य के इस स्कूल में अच्छे दिन बीते थे। भले परिवार में उसे परेशानी झेलनी पड़ी थी पर स्कूल में वह अपने क्लासमेट्स को दिन भर देखकर ही शौर्य खुश हो जाता था। क्योंकि यहाँ भी उसने कोई दोस्त नहीं बनाए थे। यहाँ जो लोग उसके साथ बात करते थे वो सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात करते थे, वरना वो सभी लोग शौर्य के साथ बात करना टालते थे। उनके टीचर भी शौर्य की इतनी फिक्र नहीं करते थे। भले शौर्य अग्निहोत्री परिवार से था पर उसे उस वक्त कोई भी अपना नहीं मानता था। इसी वजह से शौर्य की स्कूल लाइफ भी काफी बोरिंग थी। उसके पहले स्कूल में अभी और विशाल ने उसे तंग किया था तो उसने इस स्कूल में दादी से मिन्नतें करके एडमिशन किया था। इसीलिए इस स्कूल के 3 साल शौर्य को अपने जिंदगी के सुनहरे दिन लगते थे, क्योंकि यहाँ कभी कभी बुली किया गया मगर इस हद तक नहीं जिस हद तक उसे पहले स्कूल में किया गया था। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और विशाल से उन 2 लोगों के नाम पूछकर उनके नंबर लिए। उन दोनों लड़कों के नाम जिग्नेश और तपन था। शौर्य को उनके नाम सुनते ही उनके वो मासूम चेहरे याद आए। वो दोनों स्कूल में भी जोड़ी में रहते थे। वो दोनों अनसेपरेबल थे। आज भी वो दोनों एक साथ है, इस बात से शौर्य को भी सरप्राइज हुआ। शौर्य ने अपना मोबाइल निकाला और जिग्नेश को फोन लगाया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आए, हेलो कौन? ये सुनकर शौर्य ने इस तरफ से कहा, हेलो जिग्नेश भाई केम छो, मैं शौर्य बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। दूसरी तरफ जब जिग्नेश ने शौर्य का नाम सुना तो वो शौर्य को याद करने लगा। लेकिन बहुत देर तक याद करने के बाद भी उसे शौर्य याद नहीं आया। तब शौर्य हंसते हुए बोला, अरे भाई मुझे पता है कि मैं तुम्हें याद नहीं आऊंगा क्योंकि मैं कभी क्लास में ज्यादा बात नहीं करता था। मैं वही हूँ जो बीच के बेंच पर उस काले नीलेश के साथ बैठता था। मैं वही हूँ जिसने अचानक बोर्ड एग्जाम में स्कूल में टॉप किया था। अब तो याद आया तुम्हें। तभी जिग्नेश चिल्लाते हुए बोला, अबे तू वो जूनियर जी जिसने अचानक टॉप किया था और सभी को हिलाकर रखा था। तुझे कैसे भूल सकते हैं, तू वही चुप और रुस्तम शौर्य है जो अचानक सभी को सरप्राइज करके चला गया था। वो छोड़ और बता तू कहाँ है अभी। ये सुनकर शौर्य बोला, अरे बस ऐसे ही जिंदगी कर रही है। मैं अब मुंबई रहता हूँ, वहाँ छोटा सा बिजनेस है अपना। आज मैं द्वारिका आया था तो मेरे बड़े भाई ने तुम्हारा नंबर दे दिया। तुम मेरे बड़े भाई को अच्छे से जानते होगे, वो तुम्हारा वही बॉस है जिससे तुमने आज छुट्टी ली है। शौर्य की बात सुनकर जिग्नेश को खुशी हुई पर जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी का मालिक विशाल अग्निहोत्री शौर्य का बड़ा भाई है, उसका रवैया बदल गया और बोला, ओह तो आप विशाल सर के भाई हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी हमारे गेट टुगेदर में आ सकते हो। शौर्य को तुरंत एहसास हुआ कि जिग्नेश का उसके साथ बात करने का लहजा तुरंत बदल गया था। शौर्य ने तुरंत हंसते हुए जिग्नेश से कहा, अरे जिग्नेश भाई, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ शौर्य हूं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं इस गेट टुगेदर में जरूर आऊंगा, बस मुझे एड्रेस मैसेज कर देना। शौर्य बात सुनकर जिग्नेश को अच्छा लगा कि शौर्य को किसी भी बात की घमंड नहीं है। उसने तुरंत वेन्यू का एड्रेस शौर्य को सेंड कर दिया। जिग्नेश के साथ बात करने के बाद शौर्य ने देखा कि उसके मोबाइल पर जिग्नेश का मैसेज भी आ चुका है। गेट टुगेदर का इवेंट शहर के एक बड़े होटल में रखा गया था। पार्टी का समय शाम 7 बजे का था। उसके बाद शौर्य ने अपने भाइयों के साथ इधर उधर की बातें की और सभी के साथ बैठकर पेट भर के नाश्ता किया। आज रागिनी ने उसके पसंद की सब्जी बनाई थी जो उसे अद्विका ने बताई थी। शौर्य ने सुबह का नाश्ता किया और फिर रागिनी को देखते हुए कहा, आज नाश्ता काफी अच्छा बना था। शौर्य की ये छोटी सी तारीफ रागिनी का पूरा दिन बनाने के लिए काफी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आए और वह खुश होकर अपने काम पर निकल गई। आज रागिनी एकदम पहले की तरह तैयार होकर काम पर जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने सजना संवारना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, लेकिन आज शौर्य की इन छोटी छोटी बातों से वह बेहद खुश थी। कुछ देर बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। उनके जाने के बाद शौर्य अद्विका को लेकर द्वारिका घूमने ले गया था। शाम तक द्वारिका के विभिन्न जगहों की सैर और शॉपिंग करने के बाद शौर्य और अद्विका वापस घर आए। घर आते ही दोनों तुरंत तैयार होकर पार्टी की जगह के लिए निकल गए। शाम के 7 बज गए थे और दिन ढल चुका था और गुलाबी ठंड के साथ रात का आगमन हो चुका था। होटल के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी।
इसी भीड़ के बीच शौर्य और अद्विका भी होटल में एंटर हुए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पार्टी हॉल का पता पूछा और दोनों उस तरफ निकल गए। जब वे दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो अचानक सभी की नजरें अद्विका और शौर्य पर पड़ी। लेकिन ज्यादातर लोग अद्विका को ही देखे जा रहे थे। अद्विका ने आज चमचमाती लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह इस आदि में गालव की खूबसूरत लग रही थी। उसके गले का मंगलसूत्र और उसके माथे का सिंदूर साफ दर्शा रहा था कि वो एक शादीशुदा औरत है। तभी जिग्नेश ने तुरंत कहा, अरे शौर्य, इधर आओ। जिग्नेश की आवाज सुनकर शौर्य ने उसकी ओर नजारे घुमाए। उसने देखा कि एक दुबला पतला लड़का उसकी ओर देखकर हाथ हिला रहा था और उसके बगल में उसका दोस्त तपन भी था। शौर्य अद्विका का हाथ पकड़कर सभी के जलन भरी नजरों के सामने से जिग्नेश के पास गया। जिग्नेश ने शौर्य से कहा, भाई तू तो पहचान में नहीं आ रहा है, कितना बदल गया है तू। तभी शौर्य ने कहा, मैं तो बदल गया पर आज भवती और तपन एक साथ है ये देखकर मैं हैरान हूं। क्या तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या दोस्ताना भी है? ये सुनकर तपन बोला, मुझे पता है कि आज भी तुम लोग ऐसा ही सोचते हो, पर बता दूं कि हम दोनों की शादियां हो चुकी है और अब हम दोनों भी बच्चों के पिता हैं, तो अब ये सवाल पूछना ही नहीं बनता। तभी शौर्य हंस पड़ा और बोला, हाँ तुमने सही कहा, अगर ऐसा ना होता तो तुम दोनों ही शादी कर लेते। शौर्य का मजाक चल ही रहा था तभी उसके हाथ में खिंचाव महसूस हुआ और उसे याद आया कि उसने अद्विका का इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। उसने अद्विका की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी अद्विका है जो एक डॉक्टर है। ये सुनकर उन्होंने अद्विका को प्रणाम किया। अद्विका ने भी उन्हें चाँद जोड़कर प्रणाम किया। शौर्य और उनकी बातें चल ही रही थी तभी दरवाजे से एक हैंडसम लड़का और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की हाथों में हाथ डालकर अंदर आए। शौर्य ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये हितेश गुलेरिया था, शौर्य की क्लास का सबसे अमीर लड़का। वह जितना अमीर था उतना ही पढ़ाई में तेज था। हितेश ने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की ठानी थी और उसने पूरे साल अपनी तैयारी की थी और हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए थे। पर उसकी पूरी की पूरी मेहनत तब धरी रह गई जब शौर्य ने उसके पीछे से आकर पहला स्थान हासिल कर किया और उसे दूसरे स्थान पर ही खुश होना पड़ा था। हितेश की ओर इशारा करते हुए जिग्नेश बोला, शौर्य ये वही है जिसे तुमने सबसे ज्यादा नाराज किया था पहला नंबर लेकर। ये उस दिन स्कूल के सभी टीचर से झगड़ा करने बैठा था। उसके बाद उसने अपनी रीचेकिंग की अर्जी भी डाल दी थी मगर उसका स्कोर बढ़ने की बजाय 4 अंकों से कम हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि हितेश अगर उसे पहचान जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इस वक्त चिते को देखकर हर कोई उसे और उसके साथ आई उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। शौर्य भी उस लड़की को अच्छे से जानता था। ये लड़की निशा रस्तोगी थी, रेहान रस्तोगी की बेटी और उसकी कॉलेज की झूठी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने उसे फंसाकर विनीत चौहान के साथ मिलकर धोखा दिया था। तभी निशा ने भी भीड़ के अंदर से ही शौर्य को वहां देखा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे पता था कि आज उसकी शौर्य को कुछ भी कहने की औकात नहीं है। वो बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसे याद आया कि शौर्य ने उसे अपना चेहरा न दिखाने के लिए कहा था। तभी हितेश की भी नज़र भीड़ के उस पार खड़ी अद्विका पर पड़ी। हितेश ने मन ही मन क्लास की सभी लड़कियों को याद किया पर उसे अद्विका से मिलते जुलते चेहरे की कोई लड़की याद नहीं आई, पर जब उसने देखा कि वह शौर्य के हाथ में हाथ डालकर खड़ी है वह समझ गया कि वह उसके किसी क्लासमेट की वाइफ है। उसने शौर्य को देखा और उसका चेहरा याद करने की कोशिश की और उसे वो याद आ गया। वो इसे कैसे भूल सकता था जिसने अचानक उसके आगे जाकर स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। वह गुस्से से शौर्य की तरफ जाने लगा पर तभी उसे निशा ने रोकते हुए कहा, हितेश तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुमने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। निशा की बात सुनकर हितेश ने अपने बढ़ते कदम रोक दिए और अपने आजू बाजू के लोगों को देखकर उसने निशा को इंट्रोड्यूस किया। उसने ये सब जल्दबाजी में किया था ताकि वह जल्द से जल्द शौर्य के पास जाकर उसकी सबके सामने क्लास लगाए। क्या हितेश शौर्य से कोई पंगा लेने जा रहा है? क्या इस पार्टी में भी कुछ हड्डियां टूटेगी? क्या शौर्य और अद्विका इस पार्टी को शांति से एंजॉय कर पाएंगे? 215 रियूनियन। शौर्य उसके स्कूल के दोस्तों द्वारा आयोजित गेट टुगेदर की पार्टी के लिए द्वारिका शहर के बड़े होटल के पार्टी हॉल में पहुंच था और वह जिग्नेश और तपन के साथ बातें कर रहा था। इसी वक्त वहां हितेश गुलेरिया और शौर्य की एक्स गर्लफ्रेंड निशा रस्तोगी पहुंच जाते हैं। जब हितेश शौर्य को पहचान जाता है तो वह तेजी से शौर्य की ओर बढ़ने लगता है पर उसे निशा टोकते हुए रोकती है, पर हितेश जल्दबाजी से निशा को लेकर शौर्य की तरफ बढ़ जाता है। शौर्य के पास आते ही हितेश उसकी तरफ उंगली करके ताना मारते हुए कहता है, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, मैंने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के बाद तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे आज तक कहीं नहीं मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी जगह फर्स्ट रैंक हासिल की थी।
तुम्हारे जैसा लूजर ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे आज भी पूरा यकीन है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की होगी। शौर्य ने ये सुना तो मुस्कुराया और बोला, अरे हितेश भाई, क्या ऐसे बच्चे की तरह रैंक के लिए चिढ़ रहे हो? ये जिंदगी एक रेस है, यहाँ कोई फर्स्ट आता है तो कोई लास्ट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही होता है कि तुम उसके बाद असफल ही रहे हो। तो फिर उस पुरानी बात को लेकर क्यों इतना दिखमना रहे हो? शौर्य की ऐसी समझदारी भरी बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए, पर हितेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शौर्य ने उसे बातों बातों में ही बच्चा कह दिया था। तभी उसकी नजर अद्विका पर गई और वह शौर्य को छेड़ने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जैसे लूजर को ऐसी पत्नी मिली होगी। इन्हें देखकर लगता है कि तुम काफी रूढ़िवादी हो, जिस वजह से तुमने अपनी पत्नी को इस पार्टी में साड़ी पहनाकर लाया है। हितेश ने शौर्य को चिढ़ाने के लिए अद्विका को निशाना बनाया था। तभी अद्विका आगे बढ़कर उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और हितेश की तरफ देखते हुए बोला, अरे हितेश भाई, लगता है आप आज भी मुझसे नाराज है। आपकी बहन भी तो आपके साथ आई है, जो कि भला की खूबसूरत दिखाई दे रही है। वैसे क्या आप आज भी सिंगल हो जो पार्टी में अपनी बहन के साथ आए हो? शौर्य की बात हितेश को किसी झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह थी। अभी तो उसने निशा का इंट्रोडक्शन अपनी गर्लफ्रेंड की तौर पर कराया था और शौर्य उसे उसकी बहन बता रहा था। ये सरासर उसका अपमान था। हितेश ने निशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास लाया और शौर्य की ओर देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है निशा रस्तोगी और इसके पापा द्वारिका के पुलिस कमिश्नर है। ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? ये सुनकर शौर्य बड़े ही मजाकिया ढंग से हंसा और बोला, ओह तो ऐसी बात है, वो क्या है ना, एक बार विनीत चौहान के साथ मैंने इनके जैसी दिखने वाली लड़की को देखा था। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई। कोई बात नहीं, वैसे आजकल तुम क्या करते हो? शौर्य ने बातों बातों में ही हितेश को फिर एक बार निशा के अफेयर के बारे में बता दिया था और इस वजह से हितेश के मन में निशा के लिए शक पैदा हुआ। निशा का चेहरा भी काला हो गया था और उसने अपना सिर झुका लिया था। फिर भी इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए हितेश शौर्य से बोला, मेरा क्या? मैंने पापा के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए मैं फिलहाल एमबीए कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। कुछ महीनों में मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगला सीईओ बन जाऊंगा। लेकिन वैसे तुम क्या करते हो? ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया कि इसे क्या बताए। फिर उसने कुछ सोचा और बोला, भाई मेरा एक छोटा स्टार्टअप है मुंबई में, बस उसे ही चला रहा हूँ, साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। शौर्य की बात सुनकर हितेश ठहाका लगाते हुए हंस पड़ा और बोला, कुछ भी? अरे भाई, मुंबई जैसे शहर में स्टार्टअप शुरू करना क्या कोई तुम जैसे बच्चों का खेल है जो तुम इतने आराम से कह रहे हो? अरे भाई, तुम्हें पता भी है कि स्टार्टअप किस खेत की मूली है? मैं इतना अमीर होते हुए भी स्टार्टअप के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुंबई में स्टार्टअप शुरू किया है, मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। ये सुनकर शौर्य को अपनी ही बात पर हंसी आई। शौर्य भी पहचान गया था कि आज हितेश उसका हर बात पर मजाक बनाएगा। पार्टी में मौजूद लोग भी अब शौर्य की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। शौर्य की असली पहचान यहाँ कोई नहीं जानता था, या कहो कि उन्हें उसकी पहचान से कोई मतलब ही नहीं था। अगर किसी ने टीवी पर उसे देख भी लिया था तो भी उन्हें नहीं पता था कि ये वही शौर्य है। भारत में ये आए दिन होता था। लेकिन तभी दो नमूनों ने उस हॉल में एंट्री मारी। ये नमूने इसलिए थे क्योंकि ये दोनों पूरे क्लास के लड़कों को तंग किया करते थे। इन्हीं की वजह से क्लास की लड़कियां बाकी लड़कों से बात नहीं करती थी। इनकी हरकतें आउट ऑफ द वर्ल्ड रहती थी। इन दोनों का एक किस्सा पूरे स्कूल में फेमस था और वो ये था कि दोनों ने मिलकर पूरे क्लास के लड़कों को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था और ऊपर से उन्होंने अपने भी कपड़े उतार दिए थे। अब ऐसे बेशर्म लोग नमूने नहीं तो क्या हो सकते थे। इनका एक अनोखा तरीका था जिसकी वजह से पूरी क्लास उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती थी। वो हमेशा जब भी कोई खुराफात सूझती थी तो पूरे क्लास के सामने जाते थे और सभी को माँ बहन की कसम देकर उनसे वो चीज करवाते थे। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे वो निर्दयी और भी क्या क्या नामों से चिढ़ाते थे। उनकी इन हरकतों से पूरी क्लास ही नहीं पूरा स्कूल परेशान हो गया था। आज भी इन दोनों के अंदर आते ही सभी ने अपना माथा पीट लिया था। इन नमूनों को वैसे तो सभी लोग जयेश और उमेश के नाम से जानते थे, पर उन्हें एक साथ सभी बच्चे झुरमुट बोलते थे। इस शब्द क्या अर्थ था ये तो किसी को पता नहीं था, पर सभी इसी नाम से उन दोनों को बुलाया करते थे। यहाँ तक कि टीचर्स भी। जयेश और उमेश के अंदर आते ही पूरा हॉल शांत हो गया। उन दोनों के कपड़ों से लगता था कि वो दोनों कोई बड़े सेलिब्रिटी हो। उनके गले और हाथों में सोने की अंगूठियां और चैन थी।
दोनों बड़े रुबाब के साथ अंदर चलकर आए और फिर सभी को देखकर हंसते हुए बोले, केम छो भाई लोग, देरी से आने के लिए माफी, पर हमें तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। तभी उनकी नजर हितेश पर पड़ी और वो दोनों उसके पास आकर उसे देखते हुए बोले, अबे पढ़ाकू, तू तो काफी चमक रहा है बे, भाभी भी काफी सुंदर लाई है। प्रणाम भाभी जी। उन दोनों ने हितेश को और निशा को बड़े ही इज्जत से ग्रीट किया था, पर तभी उन्होंने अद्विका को देखा और तुरंत बोल पड़े, अबे ये किसका सामान है? मोहतरमा, क्या आप रास्ता भूल गई है क्या? हमारे क्लास से किसकी इतनी औकात जो आपको अपनी पत्नी बनकर लेकर आया है? अद्विका को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया, पर शौर्य को उनकी आदत अच्छे से मालूम थी, तो उसने उन दोनों के सामने चुटकी बजाई और बोला, ओह भाई लोग, किसी और की क्यों, मेरी तो है ना इसे अपनी पत्नी बनाने की। ये मेरी पत्नी अद्विका है जो कि एक डॉक्टर है। उन दोनों ने शौर्य को बड़े ही गौर से देखा, पर उन्हें शौर्य पहचान में नहीं आ रहा था। तभी जिग्नेश आगे आकर बोला, अबे झुरमुट, उसे ऐसे क्या घूर रहा है? ये शौर्य है जिसने जाते जाते टॉप किया था स्कूल में। जिग्नेश की बात सुनकर जयेश बोला, अबे तू तो वही है ना जिसने इस पढ़ाकू की लंका लगाई थी। तुझे पता है तेरे टॉप करने के बाद इसके चश्मे के 2 नंबर ज्यादा बढ़ गए और इसके 4 मार्क्स कम हो गए। तू साला बहुत चुपरुस्तम निकला। वैसे अब क्या कर रहा है तू? हितेश, जो बगल में खड़े रहकर जयेश की बात सुनकर गुस्से से उबल रहा था, वह शौर्य को किए सवाल को सुनकर अपना गुस्सा उतारने के लिए बोला, अरे ये साहब तो मुंबई जैसे शहर में स्टार्टअप चला रहा है, लेकिन इसे पता नहीं कि मुंबई में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। ये खुद को कोई बड़ा तीसमार खान समझता है। अरे भाई, इसका सरनेम अग्निहोत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अग्निहोत्रियों के घर से है। हितेश शौर्य को ताने मारता ही जा रहा था और शौर्य उसे चुपचाप मुस्कुराते हुए देख रहा था। अद्विका भी उसे ऐसे देख रही थी, कोई पागल कुत्ता भौंक रहा था और बाकी लोग उसके भौंकने से दूर जा रहे थे। हितेश की बात सुनकर झुरमुट भी शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगे। हितेश को भी लगा कि वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। वह बड़े ही गर्व के साथ शौर्य को सीना तानकर देखने लगा। वहीं शौर्य के पीछे खड़े जिग्नेश और तपन का चेहरा उतर गया था। उन्हें शौर्य के बारे में सब कुछ मालूम था। वो तो असल में अग्निहोत्रियों के परिवार से ही तो था। हितेश को जीत का घमंड हो चुका था। तभी अद्विका ने अपना सिर हिलाया और शौर्य से बोली, शौर्य, मुझे लगता है तुम्हारा ये क्लासमेट मंगल ग्रह से आया है, जिसे लगता है कि धरती उसके ही आसपास घूमती है। जस्ट इग्नोर दिस फेलो। शौर्य ने अद्विका की बात सुनी और एक व्यंग भरे मुस्कान के साथ वह अद्विका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन हितेश इस बात से कैसे चुप रह सकता था। वो तुरंत बोल पड़ा, अब क्या हुआ? लगता है तुमने अपनी बीवी भी भाड़े पर लाई है, इसीलिए तो उसके ऐसा कहते ही उसकी बात सुनकर यहां से जा रहे हो। उसकी ये बात शौर्य को कुछ चुभ गई और वह पीछे मुड़ा और बोला, मेरी बीवी असली है या नहीं इसकी तुम चिंता मत करो, पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे साथ जो खड़ी है वो एक समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, बाद में इसे मैंने छोड़ दिया और वह विनीत चौहान के पास गई और अब तुम्हारे पास आई है। अब मुझे भी लगता है कि तुमने कहीं इसे उस विनीत से उधार मान कर तो नहीं लाई ना। शौर्य की बात हितेश के लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। शौर्य ने उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की सारी इज्जत उतार दी थी। शौर्य की बात उसे किसी सदमे की तरह लगी। उसकी गर्लफ्रेंड शौर्य गर्लफ्रेंड थी, और तो और उसके पहले वह विनीत की गर्लफ्रेंड भी थी। हितेश अचानक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। उसने अपनी लाल गुस्से भरी नजरों से निशा को देखा, बोला, क्या ये जो कह रहा है वो सही है? क्या तुम इस जैसे की भी गर्लफ्रेंड थी, और तो और मुझसे पहले तुम विनीत चौहान के साथ भी थी? उसके ये सवाल सुनकर निशा भी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे इस वक्त शौर्य पर नहीं हितेश पर गुस्सा आ रहा था। विनीत चौहान का बुरा हाल करने के बाद निशा ने उसे छोड़ दिया था और हितेश जैसे लड़के को सेट कर लिया था, पर अब हितेश उसे ऐसी नजरों से देख रहा था मानो वो कोई गिरी हुई लड़की हो। निशा ने भी उसे देखते हुए कहा, तो तुम क्या सोचते हो? हाँ, कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे तो मैंने शौर्य से दोस्ती की थी, मगर वो सब तो एक मजाक था। और रही बात विनीत की, तो हाँ, मैं उसके साथ 2 सालों तक रिलेशनशिप में थी, मगर उसके डाउनफॉल के बाद उसने और मैंने क्लियर ब्रेकअप कर लिया था। निशा की इस बात की कबूली सुनकर हितेश का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने खींचकर निशा के गाल पर रसीद कर दिया। निशा भी कहाँ चुप बैठने वालों में से थी, उसने भी उल्टे हाथ से हितेश को जवाब दे दिया। निशा के हाथों थप्पड़ खाकर हितेश का सिर चकराने लगा था। उसका गुस्सा अब बेहद बढ़ गया था और उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए टेबल पर रखी बोतल उठाई निशा को मारने आगे बढ़ गया, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। शौर्य के ऐसा करते ही हितेश उस पर चिल्लाया, क्या हुआ तुझे? अपने पहले प्यार पर तरस आ रहा है? क्यों तू ऐसे बीच में आ रहा है?
शौर्य ने भी उससे बड़े इत्मीनान से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि उसका बाप कमिश्नर है, तो फिर सोच ले कि अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो तेरा क्या हश्र करेगा। शौर्य की बात सुनते ही हितेश ने अपनी बोतल पर से पकड़ ढीली कर दी और बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। शौर्य फिर एक बार निशा को देखा और बोला, निशा, मैंने तुझे कहा था कि इसके बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग सीरियसली नहीं ली। अब तुम यहां से जा सकती हो। रही बात हितेश और तुम्हारी, वो तुम दोनों देख लो। शौर्य के ऐसे कहने पर निशा ने अपने पास से मोबाइल निकाला और अपने बाप रेहान रस्तोग को फोन लगाकर हितेश की सारी हरकत बता दी, लेकिन उसने शौर्य का कोई जिक्र भी नहीं किया। अब हितेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। तभी अद्विका आगे आते हुए बोली, मिस्टर हितेश गुलेरिया, तुम बहुत नसीब वाले हो कि मेरे पति ने आज तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ी, वरना वो आमतौर पर पहले लात और फिर बात का तरीका अपनाते हैं। और रही बात मेरे पति के स्टार्टअप बिजनेस की, तो तुमने भी उसका नाम सुना ही होगा। उसका नाम गीतांजलि कॉरपोरेशन है। ये कंपनी तुम्हारे पूरे बिजनेस को सिर्फ उनके कुछ हजार बोतल दवाई बेचकर भी खरीद सकते हैं, और ये मेरे पति की असली औकात है। इसलिए जब सामने वाला तुमसे अदब से बात करे तो उसके साथ भी अदब के साथ ही पेश आओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब खत्म हो गए। अद्विका ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि वहां मौजूद हर किसी ने इसे सुन लिया था। तभी एक लड़के ने गीतांजलि कॉरपोरेशन की वेबसाइट खोली और उसके ऊपर मालिक की जगह शौर्य की तस्वीर देखी तो उसने अपना मुंह हैरानी में खोल दिया। उसके हाथ का मोबाइल बगल के एक लड़के ने लिया और वो भी हैरान हो गया। धीरे धीरे सभी ने उसे चेक किया और उन सबके होश उड़ गए थे। तभी शौर्य लापरवाही से बोला, क्या बीवी तुम भी? अब ये लोग मेरी असलियत जान गए हैं तो ये अब मुझे अपने में से एक नहीं समझेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने जिग्नेश और तपन को देखा और बोला, आज के इस इवेंट में तुम लोगों से वापस मिलकर मुझे खुशी हुई। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना, और हाँ, मेरा नंबर हर उस क्लासमेट के पास दे देना, और जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। मैं तुम्हारे पास खुद या फिर मेरे किसी खास को भेजकर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य और अद्विका वहां से निकल गए। होटल से बाहर आते ही शौर्य को उसके दिमाग में सिस्टम ने कहा, लगता है हमें कली के पास जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। मुझे एहसास हो रहा है कि कली तेजी से अपने शरीर को ठीक कर रहा है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला हो गया। शौर्य ने एकदम सीरियस होकर अद्विका को देखा और बोला, वाइफ, लगता है हमें यूरोप घूमने जाना पड़ेगा। तुम अपनी छुट्टियां कुछ महीनों के लिए बढ़ा दो। अद्विका शौर्य का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि मामला काफी गंभीर है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। शौर्य भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनकी कार अंधेरे में गायब हो गई। क्या हुआ है यूरोप में जो शौर्य यूरोप जाने की बात कर रहा है? क्या कली ठीक होने के बाद ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? क्या शौर्य काली को रोक पाएगा भी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तारांकन तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। दिल अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।